मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। सो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन यही है। एक पेशेंट अगर आपकी क्लिनिक में आता है, आपने उसका बीपी चेक किया फर्स्ट टाइम तो उसका बीपी नोट कर ले, फिर वो सेकंड विजिट वो करेगा तो उसका बीपी फिर से नोट कर ले, थर्ड विजिट करेगा फिर से बीपी नोट कर ले, और इन थर्ड विजिट्स में उनका एवरेज आप निकालिए और एवरेज को इस टेबल के साथ कंपेयर कीजिए। अगर इस टेबल की वैल्यूज़ में जहाँ पे उनकी वैल्यू आती है बीपी की, तो उन कैटेगरी में आप उनको डाल सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो बीपी है, अगर कोई पेशेंट आता है, हमने उसका बीपी चेक किया, सिस्टोलिक आ गया 120 से कम और डायस्टोलिक आ गया 80 से कम। सिस्टोलिक का का मतलब है जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो उस समय हमारा बीपी क्या होता है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे हमारा बीपी क्या होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ओके, सो अगर आपने इसको उसका एवरेज निकाला और वो 120 से कम और 80 से कम था, उसका मतलब है वो नॉर्मल बीपी है। अगर एक पेशेंट आता है और उसका आपने बीपी चेक किया, 3 विजिट्स के बाद आपने एवरेज निकाला और एवरेज को इसके साथ मैच कर दिया कि एवरेज 120 और 129 के बीच में है सिस्टोलिक, और वो जो दूसरा है डायस्टोलिक वो 80 से ज़्यादा है, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो उसको आप प्री हाइपरटेंसिव कह सकते हो कि आपका जो बीपी है वो हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है, पर अभी तक आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं हो। तो इसके बाद जब दूसरा पेशेंट आता है, आप उसका बीपी चेक करते हो, इसका एवरेज निकालते हो, फिर चेक करते हो तो उसका सिस्टोलिक जो है 129 से 139 के बीच में है, और डायस्टोलिक जो है वो 89 है, वो 89 से ज़्यादा है। अगर 89 से ज़्यादा है तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? प्राइमरी हाइपरटेंसिव में या इसेंशियल हाइपरटेंसिव में। ओके, एक और पेशेंट आ गया, आपने उसकी बीपी चेक कर ली, एवरेज को यहाँ मैच कर दिया, तो एवरेज उसका 140 से के बराबर था या हाई था सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 के बराबर था या उससे हाई था, तो आप उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ज़्यादातर जो प्राइमरी जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन वो 25 से लेकर 55 ईयर ऑफ एज में हो सकता है एक बंदे को। और अगर आप बंदा आता है और आपने उसके बीपी चेक कर लिया और आपको यकीन हो गया कि उसका एसेंशियल हाइपरटेंशन है, तो अगर इसकी फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी हो कि बाप को, अम्मी को, किसी को भी हाइपरटेंशन है, तो 95% चांसेस ये है कि उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन है। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन की कुछ बेसिक काजेज़ हम पढ़ेंगे कि किस वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की एक काज तो ये हो सकती है कि आपकी जो SNS है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हाईली एक्टिव है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाईली एक्टिव है, क्यों एक्टिव है इसको अभी पढ़ते हैं। किसी स्ट्रेस की वजह से एक्टिव है, उस पर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, या ओबेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो गए हैं, तो उसकी वजह से उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी हाई है। तो अगर सिंपैथेटिक की नर्वस सिस्टम की है तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं। सो ये दो जो हार्मोन्स है ये जाके ना हमारे हार्ट की बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो बीटा रिसेप्टर पे अटैच्ड हो जाते हैं और हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, हार्ट की धड़कन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी बीपी इंक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है हमारी बीपी जो है, बीपी वो बराबर होती है कार्डियक आउटपुट प्लस कार्डियक आउटपुट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, इसकी बराबर होती है। और कार्डियक आउटपुट फिर बराबर होता है हमारे जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट और प्लस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसका बराबर होता है। तो अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है तो CO बढ़ जाता है, और कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ गया तो बीपी हाई हो जाती है। फिर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट में फिर से एक तो इस जगह पे ये एक्टिविटी करके ना बीपी बढ़ा सकता है,
दूसरा है उस पर भी एक्टिवेट कर सकती है, उसको एक्टिवेट करके ना कार्डियक स्ट्रोक, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उनको इंक्रीज करते हैं। अगर आपका हार्ट फोर्सफुली स्ट्रोक होगा तो वो ज़्यादा ब्लड जो है ना ब्लड वेसल में पंप करेगा और उसकी वजह से हमारी बीपी बढ़ जाएगी। थर्डली ये एक्ट कर सकते हैं हमारे अल्पा-1 रिसेप्टर ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो अल्पा-1 रिसेप्टर ऑफ द ब्लड वेसल पे जब इपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करते हैं तो वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ब्लड वेसल जब कंस्ट्रक्ट हो जाए तो हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बढ़ने से CO बढ़ता है और CO की बढ़ने से BP बढ़ती है, तो हमारा ओवरऑल BP बढ़ जाता है। इसके बाद एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन JG सेल्स पे एक्टिविटी कर सकते हैं और रेनिन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब रेनिन इंक्रीज हो जाता है तो रेनिन जाके एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करते हैं और एंजियोटेंसिन 2 मुख्तलिफ साइट्स पे एक्शन करके हमारी बीपी को बढ़ाता है। तो वो कौन सी मुख्तलिफ साइट्स है जिस पे एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी हाइपरटेंशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर एक्सप्लेन करेंगे। एक वजह तो ये हो सकती है कि आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, और किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से एक्टिव हो सकता है या ओबेसिटी की वजह से। इसके अलावा अगर आपकी रेनिन प्रोडक्शन जो आपकी बॉडी में है वो ज़्यादा हो तो तभी भी आपकी बीपी ज़्यादा होगी। रेनिन क्योंकि ऐसी जो एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है और वो बीपी को इंक्रीज़ करता है। एंजियोटेंसिन 2 किस तरह करता है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा थर्ड काज ये हो सकता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का कि हाई सोडियम रिटेंशन हो। आपकी बॉडी में सोडियम बॉडी में से निकल नहीं रही, आपकी बॉडी उसको रिटेन करती है। जब सोडियम आपकी बॉडी में रिटेन होती है तो सोडियम इर्द गिर्द की टिश्यू से जो बॉडी फ्लूइड है उसको अपनी तरफ पुल करता है और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा करता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स में वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सोडियम ज़्यादा है। सोडियम वाटर पुल करेगा तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारा बीपी ज़्यादा होगा। आपको पता है जब सोडियम ज़्यादा हो हमारी बॉडी में और उसकी वजह से बीपी ज़्यादा हो तो किडनी को तो ज़्यादा बीपी की जो है ना प्रेशर आती है, तो वो एंजियोटेंसिन जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की रेनिन प्रोडक्शन वो स्टॉप कर देता है क्योंकि वो सोचती है कि ऑलरेडी बीपी ज़्यादा है रेनिन से तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एज ए नेगेटिव की फीडबैक वो रेनिन की प्रोडक्शन को कम करता है, पर उस बंदे की बीपी कम नहीं होती। तो इस तरह की सिचुएशन में जबकि रेनिन कम है और बीपी ज़्यादा है तो वो सोडियम रिटेंशन की वजह से होती है। और इस तरह की सिचुएशन में अगर आप ऐसी इनहिबिटर दोगे जैसे कि कैप्टोप्रिल हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया, इनालाप्रिल हो गया, और या ARBs दोगे, एंजियोटेंसिन 2 के जो ब्लॉकर्स है वो देंगे जैसे लोसर्टन, वॉलसर्टन, तो ये ड्रग्स जो है ये मेडिसिन फिर काम नहीं करती, पेशेंट की बीपी को कम नहीं करती। इसके अलावा फोर्थवा जो काज हो सकता है हमारी प्राइमरी हाइपरटेंशन की वो हो सकता है एज। तो अगर जो बंदा बूढ़ा हो जाता है उनकी रगों में, ब्लड वेसल में इलास्टिसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें कोलाजिन की डिपोजिशन होती है। तो इसी तरह ब्लड वेसल अपनी कंप्लाइंस को लॉस्ट करते हैं और हमारी बीपी बढ़ती रहती है। ओके, सो ये कुछ मेन काजेस थे जिसकी